नमस्कार। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय को लेकर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें। हरिशंकर परसाई के जीवन के बारे में यदि आपको जानना है तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हरिशंकर परसाई जी, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया है कि ये एक व्यंग्यकार हैं और मेरा जो YouTube चैनल है आप देख रहे हैं सबके सामने है, स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड। इस पर आप जरूर विजिट करें, बेल आइकन को दबाएं, इसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे समक्ष है, मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। ये मेरे सामने का अभिप्राय। यहाँ पर लेखक जो हमारे यहाँ लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उनके सामने ये चित्र लगा है और चित्र में वो देख रहे हैं, उनकी पत्नी के साथ में वो चित्र में वो खड़े हैं और उनके भाई व्यक्तित्व का चित्रण भी लेखक ने यहां पर करने का प्रयास किया। हड्डियां उभरी हुई हैं, कनपटी तक चिपकी हुई हैं आदि। पांवों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद अर्थात जो फीते हम बोलते हैं, तस्में लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जब जूतों के अंदर फीते, जिसे हम तस्मे कहते हैं या बंद बोल रहे हैं, उनके आगे की नोक पर जो चपड़ी से लगी होती है या यूं कहना चाहिए पतरी लगी होती लोहे की या किसी प्रकार प्लास्टिक का कुछ अंश लगा होता है, जिसके कारण वो छेदों में आसानी से अंदर चले जा सकते हैं और बाहर निकल जाते हैं। परंतु यहां पर वो सब चीजें निकल चुकी हैं और बेतरतीब से बांधे गए प्रतीत हो रहे हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूं फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। ये सीधी सी बात है, सभी जानते हैं कि ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी ने जीवन यापन किया और बनारस के लम्हई नामक गांव में उनका जन्म हुआ था, उसके आसपास का जो खेत खलियान और जो जीवन उन्होंने किसानी जीवन जिया है, उन सबको देखा, भोगा, परखा, अनुभव किया है, महसूस किया और उसके बारे में अपनी रचनाओं में, कहानियों, उपन्यासों में बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया है। जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हूबहू चित्रण ही तो उन्होंने अपनी रचनाओं में कर दिया। इस प्रकार से उस समय की जो पोशाक थी, यदि फोटो खिंचाने की पोशाक इस प्रकार की होती है तो आम जनजीवन में उसके पोशाक कैसी रही होगी, इस और परसाई जी संकेत करना चाहते, जो व्यंग्य को दृष्टिगोचर करा रहा है। नहीं, इस आदमी को अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अब देखिए, दोनों बातें एक साथ कहने का प्रयास कर रहे हैं। इस आदमी का अभिप्राय है मुंशी प्रेमचंद की ओर संकेत कर रहे हैं। यह आदमी अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन में किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं था। वो जैसे थे वैसे ही थे, उसी रूप में जैसा मन में आया उसी प्रकार आगे बढ़ जाते थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनमें पोशाक के बदलने का गुण नहीं है, ये जैसे हैं वैसे ही फोटो में आ जाते हैं, फोटो में खिंचे जाते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे। अब देखिए, यहां पर जो हरिशंकर परसाई जी हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी को अपना साहित्यिक पुरखा अर्थात अपने पूर्वज, अपने से बड़ा अपना पूर्वज, पुरखे का अभिप्राय पूर्वज कहने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हरिशंकर परसाई जी ने मुंशी प्रेमचंद जी से भी सीखा है और इसलिए वह उन्हें पूर्वज कह रहा है और कहना चाहते हैं कि मैं बताना चाहता हूं कि आपको कि आपका जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा है? क्या तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे
दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। इस पूरे गद्यांश में लेखक हरिशंकर परसाई जी बहुत सुंदर बातें कहना चाहते हैं और बहुत बड़ा व्यंग्य भी कर रहे हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है। यानी कि अपने साहित्यिक पूर्वज को, जो कि मुंशी प्रेमचंद के रूप में उसके समक्ष अपनी पत्नी के साथ खड़े हुए एक चित्र में उसके दीवार पर हैं और हरिशंकर परसाई जी उन्हें देख रहे हैं और उनसे एक बातें करते हुए प्रतीत होते हैं कि आपको लज्जा आनी चाहिए, आपको संकोच नहीं हो रहा, आप बेपरवाही से अभी भी खड़े हैं, आपको विश्वास है। यानी कि आपको जो आपके पांव का जो जूता फटा हुआ है जिसमें आपकी उंगली दिखाई दे रही है, आप अपने धोती को थोड़ा नीचे रख लेते, खींच लेते तो शायद आपकी उंगली दिखाई नहीं पड़ती, आपको जूता दिखाई नहीं पड़ते। मगर शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोटोग्राफर ने जैसे रेडी प्लीज कहा होगा, आपने अंदर से अपनी मुस्कान को खींचने का प्रयास किया और वैसे ही फोटोग्राफ क्लिक करके चले गए होंगे और आपको थैंक यू उन्होंने बोल दिया होगा। यहां पर एक बात मैं समझाना चाहता हूं, एक शब्द मैंने उठाया यहां से, मुस्कान। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक शब्द है मुस्कान, और मुस्कान शब्द को लेकर के बहुत विवाद पिछले दिनों रहा है। इस विवाद इसलिए नहीं कि यह शब्द गलत है या एक तरह से कुछ कहने का प्रयास किया जाए, यहां पर सिर्फ मैं बताना चाहता हूं वर्तनी के आधार पर इस शब्द की बात मैं कर रहा हूं। वर्तनी जो मुस्कान शब्द की है, इसमें बीच के अंदर जो स दिखाई दे रहा है जिसे हम दंत्य स कहते हैं, दंत्य स कहते हैं, यह स हमेशा पूर्ण व्यंजन के रूप में आता है, अर्ध व्यंजन नहीं आएगा। कृपया ध्यान रखिएगा, यह शब्द यहां पर 2-3 बार प्रयोग हुआ है। अब जरा देखें, इसमें एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित जिस पुस्तक का हम आज पाठ कर रहे हैं, इसमें क्लियर और स्पष्ट लिखा है कि मुस्कान शब्द में स पूरा आता है। इसलिए कभी आप अशुद्धि ना करें, वर्तनीगत अशुद्धि ना करें। अब इसमें जैसे उपहास और व्यंग्य की बात हरिशंकर परसाई जी बताना चाहते हैं कि यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास और व्यंग्य, अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी अपने चित्र में जो फोटो खिंचाते समय हल्के से मुस्कान लिए हुए नजर आते हैं तो लगता है कि जैसे उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, तो कोई गहरा व्यंग्य है। उस व्यंग्य की बात वो कर रहे हैं। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते, फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। अब इस पूर्ण गद्यांश में हरिशंकर परसाई जी इतना आत्मीय स्वजन की भांति अपना दुख व्यक्त करना चाहते हैं कि शायद हो सकता है कि आप फोटो न खिंचाते हो, परंतु आपकी पत्नी ने आपसे आग्रह किया इसलिए आप फोटो के अंदर आ गए और चाहिए कहा होगा कि चलिए चलो खिंचा ही लेते हैं। परंतु एक ट्रेजेडी है, एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक लेखक होने के नाते भी आपके पास उतना सामर्थ्य नहीं कि आप अपना जूता भी खरीद सकें, और एक क्लेश मैं अपने भीतर महसूस करना चाहता हूं और रोना चाहता हूं, अर्थात इतना दुखी होना चाहता हूं कि मेरी आंखों में एक तीखा व्यंग्य उभरता है परंतु वह मुझे रोक रहा है। यहां पर मैं बताना चाहता हूं, अर्थात हरिशंकर परसाई जी कहना चाहते हैं कि एक लेखक होने के पश्चात भी आजीविका के साधन मात्र सुलभ हो रहे थे और अपने जीवन के लिए थोड़ा सा भी समर्थ दिखाने के लिए कुछ चीजें उनके पास तक नहीं होती थी। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट के वर दिखाई करते हैं, लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक भी मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। कितना बड़ा व्यंग्य हरिशंकर परसाई जी करना चाहते हैं, तत्कालीन समाज के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं और तत्कालीन समाज की कितनी बड़ी विडंबना भयावता यह दिखाना चाहते हैं कि लोग तो क्या कह रहे हैं कि यदि कोई दूल्हा देखने के लिए, वर देखने के लिए वहां पर आते तो कोट मांग करके पहन करके खड़े हो जाते थे जिससे कि उसकी सगाई रिश्ता आदि हो जाए। और यहां तक कि लोग मोटर मांग करके बारात निकालते हैं, बारात ले जाते हैं। कुछ लोग तो यहां तक भी होते हैं कि बीबी मांग लेते हैं, अर्थात अपनी फोटो खिंचाने के लिए बीबी तक भी बराबर में किसी की उधार मांग करके फोटो खिंचा ली जाती है।
यहां पर एक हास्य व्यंग्य का पुट यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। अर्थात व्यंग्य क्या है मुंशी प्रेमचंद से कि आपने जूते भी नहीं मांगे। लोग तो पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं, लोग तो बीवी तक भी मांग लेते फोटो खिंचाने के लिए, और तुमसे जूते भी नहीं मांगे गए। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। यानी कि लोग बाग जो फोटो खिंचाते हैं वो तरह तरह से इत्र फुलेल लगा करके, खुशबू लगा करके, बाल संवार करके तरह तरह से फोटो खिंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपने गंदे से गंदे आदमी की भांति भी इस प्रकार से फोटो खिंचाने का प्रयास नहीं किया। अपने जूते तक भी आपने किसी से मांगे नहीं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के बारे में मारे हुए हो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ ही है। एक बहुत बड़ा व्यंग्य कटाक्ष करने का हिंदी साहित्य के लेखकों के माध्यम से और हरिशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्यकारों के स्थितियों का चित्रण करते हुए एक बहुत बड़ा व्यंग्य किया है। और मुंशी प्रेमचंद जी जो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने कितने उनके उपनाम से उजाने जाते हैं हिंदी साहित्य में। ऐसे महान कथाकार, उपन्यास सम्राट होने के पश्चात भी उस ऐसे व्यक्तित्व के धनी मुंशी प्रेमचंद के पास अपने लिए फोटो खिंचाने तक एक नया जूता भी उनके पास नहीं था, एक नए जूते की जोड़ी भी उनके पास नहीं थी। ये कितना बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ा दुखद समय है। किस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी अपने जीवन को जी रहे होंगे। चाहे उनको कथाकार कहा गया, वो महान सम्राट कहा गया उपन्यासों का, युग प्रवर्तक क्यों न कहा गया हो, परंतु फिर भी उनके पास वास्तव में ही अपने लिए, अपने घर में कुछ भौतिक सुखों की प्रदर्शन के लिए कुछ भी उनके पास नहीं था। फिर कहते हैं मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अपने बारे में कह रहे हैं हरिशंकर प्रसाई जी। यो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बहुत बड़े तीखे व्यंग्य समाज पर कटाक्ष करने का प्रयास करें और तत्कालीन जागीरदार, जमींदार और पूंजीपति व्यवस्था पर भी कटाक्ष किया जा रहा है। कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि चाहे हम उपन्यास सम्राट कहलाएं, महान कथाकार कहलाएं, युग प्रवर्तक ही क्यों ना कहलाएं, परंतु हमारे पास इतना साहित्य लिखने के पश्चात भी अपने जीवन को भौतिक सुख प्रदान करने के लिए कुछ भी साधन हमारे पास नहीं है। यह ठीक है, जिस प्रकार से आपका जूता बाहर से फटा हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी उंगली दिखाई देती है, परंतु जूता फटा तो मेरा भी है। यह बात अलग है कि वह है अंगूठे के नीचे से जो धरती में टच होता है, धरती में लगता है तला, उससे वहां से फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, पैनी मिट्टी में कई बार रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है, पूरा तला गिर भी जाएगा, पूरा पंजा छिल भी जाएगा, मगर अंगुली बाहर दिखाई नहीं देगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी हुई है पर पंजा नीचे घिस रहा है। यानी कि आपकी अंगुली दिखाई देती है परंतु मेरी अंगुली ढकी हुई है। और आप जानते हैं, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने आप को तरह तरह के पर्दों के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। चाहे कुछ पर्दे मात्र दिखावे भर के होते हैं, कुछ पर्दे हमारे मुख पर आ जाते हैं और कुछ पर्दे हमारे इन तरह से जो फटे जूते हैं उनको ढांपने का प्रयास करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन पर्दों के पीछे और पर्दों के बीच में ही रह रहे हो। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह की कभी नहीं खिंचवाऊं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहनते हो, यानी कि यहां पर मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन और उसके व्यक्तित्व की ओर एक बहुत सुंदर संकेत करने का प्रयास किया कि आप बड़े शांत स्वभाव के, धैर्यवान, मेहनती हैं और दिखावा
बिल्कुल नहीं करना चाहते, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं फटे जूते नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो की छाप दे। यानी कोई व्यक्ति चाहे मेरी जीवनी छापने का प्रयास करे, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं आपकी जीवनी लिख दूंगा, आप इस प्रकार की फोटो खिंचा लें, मैं बिल्कुल फोटो ना खिंचाऊं। किसी भी तरह से इस तरह की बातों में मैं शामिल नहीं हूं। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। अब देखिए यहां पर मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ रचनाओं का जिक्र करके और उसमें बड़े कड़क व्यंग्य करने का, कटाक्ष करने का सीधा प्रयास किया है। बताना चाहा है कि क्या आप होरी का गोदान हो गए? क्या आप इस प्रकार से अपनी वेशभूषा प्रदर्शित करके होरी का जो गोदान, यानी कि गोदान जो उनका बहुत सुंदर उपन्यास है और हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा माना जाता है कि गोदान एक बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला उनका उपन्यास है। उसमें उनका मुख्य जो पात्र है होरी, उसकी चर्चा यहां पर की गई है। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से पूस की रात जो उनकी बहुत सुप्रसिद्ध कहानी है, उसमें हल्कू जो किसान है उसके खेत को नीलगायें चर जाती हैं, खराब कर देती हैं, तहस नहस कर देती हैं। कैसा तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे। यहां पर भी एक व्यंग्य करने का प्रयास किया गया कि गरीब व्यक्ति के पास कोई भी आदमी आना पसंद नहीं करते। जिस प्रकार से सुजान भगत का लड़का मर गया, क्यों मर गया? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और डॉक्टर क्लब में अपना अलग प्रकार का खेल खेल रहे थे, वो वहां से आना नहीं चाहते थे। और ऐसा ही नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंद की शराब पी गया। और एक उनकी प्रसिद्ध कहानी है, किनकी? मुंशी प्रेमचंद की, जिसका नाम है कफन। कफन का जो पात्र है, मुख्य पात्र घीसू और माधव या माधव, दो उसमें जो पात्र हैं, घीसू पिता है और माधव पुत्र है। उसकी पत्नी जिसका नाम बुधिया होता है, जो कि एक तरह से प्रसव वेदना में तड़प रही होती है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और चंदे में उसके कफन के लिए जो पैसे मिलते हैं, उसकी वो दोनों बाप और बेटे घीसू और माधव शराब पी जाते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी मुस्कान अर्थात मुंशी प्रेमचंद की फोटो में जो मुस्कान वो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रही है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? कि मेरी जनता के लेखक, कैसा तो नहीं कि एक लेखक ने अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत चक्कर लगाए हों और आपको चक्कर लगाने के कारण आपके जूते फट गए हों। मैं देखना चाहता हूं। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? क्या ऐसा तो नहीं कि उस समय जो बनिए समुदाय के जो लोग थे या पूंजीपति व्यवस्था के जो लोग थे, जो व्यापार करने का कार्य करते थे, वो किस प्रकार से अपने सूद को चुकाने के लिए लोगों पर एक तरह से बहुत अधिक दबाव बनाते थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपने उसके तगादे को, उसके पैसे से बचने के लिए मील दो मील चक्कर लगा करके अपने आप घर पहुंचते रहे हो? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुम्भनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। अब कुम्भनदास एक हिंदी साहित्य के मध्यकालीन इतिहास के कवि रहे हैं। आने जाने से घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। यानी कि कुम्भनदास एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं संत काव्य परंपरा में। वो कहते हैं, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कि आते जाते हमारे पांव की जूतियां तो घिस जाती हैं और इस प्रकार से हरि का नाम, ईश्वर का नाम हम भुला देते हैं। कहने का अभिप्राय, एक संकेत यह था कि व्यक्ति संसार में रहते आते जाते अपनी उम्र को समाप्त कर देता है, परंतु ईश्वर का नाम कभी नहीं लेता है, उससे वो विस्मृत कर देता है, भूल जाता है। अब दूसरी ओर एक चित्र दिखाया गया है, जिस चित्र में आप देख रहे हैं कि जिसमें आप एक पांव का जूता के जो आगे की नोक, उससे जूता कटा हुआ है और उसकी अंगुलियां अंगूठे दिखाई दे रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के चित्र को संकेत करने का यहां पर प्रयास किया गया है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजद है, तिनको करबो परे सलाम। यानी कि यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया कि जिनको देखने से दुख उत्पन्न होता है,
जिनको देखने से दुख उत्पन्न होता है तिनको करबो परे सलाम। ऐसे लोगों को हमें लगातार सलाम करना पड़ता है, नमन करना पड़ता है, ऐसे लोगों के प्रति हमें झुकना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। यहां पर देखिए, परत दर परत सदियों से जम गई, ठोकर मारने का प्रयास और मुहावरे आधार शैली का सुंदर प्रयोग किया गया। और टीला जो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ये सामान्य बातें नहीं कर रहा लेखक। हरिशंकर प्रसाद जी बहुत बड़े व्यंग्य की ओर हमारा संकेत कर रहे हैं कि बहुत ऐसी सख्त चीजें हमारे सामने ठहर जाती हैं जो धक्के मारने से भी आगे नहीं हटती, परंतु लगता है कि आपने अर्थात मुंशी प्रेमचंद ने उनको ठोकर मारने का प्रयास किया होगा। समाज के अनेक ऐसे बंधन दिशा निर्देश होते हैं जिनको मुंशी प्रेमचंद जी स्वीकार नहीं करते थे। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है शायद तुमने उनको तोड़ने के लिए ठोकर मारने का प्रयास किया, या फिर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अडिग टीला तुम्हारे समक्ष था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाने का प्रयास किया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली आती हैं। यानी कि यहां पर एक और चीज बड़ा तीखा व्यंग्य करते हुए चल रहे हैं अपने इस निबंध में। प्रेमचंद के फटे जूते के अंतर्गत हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि आप उसके बगल से भी आसानी से निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो सकता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी फोड़ती हैं, कि बहुत सी नदियां विश्व में बहती हैं। जरूरी तो नहीं कि सभी नदियां पहाड़ को तोड़ती फोड़ती हो, कोई रास्ता बदलकर भी चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसका भी जंजीर थी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारे बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब देखिए यहां पर फिर से हरिशंकर प्रसाई जी ने प्रेमचंद के चित्र को देख करके प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास को संकेत कर दिया। और गोदान उपन्यास में होरी जिस प्रकार से नियम और धर्म का पालन करने वाला था कि गाय तो दरवाजे पर होनी ही चाहिए, और उस गाय के पालन पोषण के लिए, उसको खरीदने के लिए किस प्रकार से अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शायद प्रेमचंद जी आपकी भी कोई समस्या रही है, परंतु आप मुस्कुरा रहे हैं, जिससे लगता है कि आपका नेम धर्म का कोई बंधन नहीं था, यह शायद तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पांव की अंगुली मुझे संकेत करती से लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की अंगुली से इशारा करते हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है, हरिशंकर प्रसाई जी एक और संकेत करना चाहते हैं कि आप अपने उंगली से, हाथ की अंगुली से किसी और संकेत करते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हो। क्या हो सकता है तुम अपने पांव की अंगुली से किसी और संकेत कर रहे हो? किसी ऐसी चीज को संकेत कर रहे हो जो तुम इशारे से बताना तो चाहते हो, परंतु तुम अपनी उंगली, हाथ की उंगली का प्रयोग नहीं कर रहे, अपनी तो पांव की उंगली का प्रयोग कर रहे हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूं, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूं, और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूं। अब हरिशंकर प्रसाई अपनी विश्वविख्यात ख्याति की ओर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं एक व्यंग्यकार हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा संकेत किस तरफ है। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढाकने की चिंता में तलवे को नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? अब देखिए, अपनी बात समझाते हुए अंतिम पड़ाव की ओर हम चल रहे हैं इस अध्याय के। प्रेमचंद के फटे जूते जो निबंध के रूप में व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ, बड़ा कठोर निबंध के रूप में लिखा है और बड़ी कर्कश ध्वनि के साथ प्रसाई जी अपनी बात कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं सब बातें समझ रहा हूं, जान रहा हूं कि तुम्हारा संकेत किस तरफ है, किस तरफ तुम अपने पांव के जूतों के बीच से निकली हुई अंगुली, जो कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है, जो तुम दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, संकेत करना चाहते हो कि मेरी उंगली बेशक दिखाई दे रही हो, परंतु तुम लोगों ने अपने तलवे घिसा लिए। जूते तो तुम्हारे नहीं फटे, नीचे से फट गए, परंतु बाहर से फटे दिखाई नहीं पड़ रहे। और मैंने तो टीलों को बरकरार बाजू से निकलने का प्रयास नहीं किया, परंतु तुम निकल लेते हो। मैंने तो ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, परंतु पांव बच गया और चलता रहा। तो अगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, यानी कि तुम अपने
उंगलियों को ढकने के लिए, बाहरी दिखावे के लिए, बाह्य विषय वस्तु को छुपाने के लिए आप अलग अलग तरह के आवरण अपने ऊपर ढाकने का प्रयास करते हो, ढलने का प्रयास करते हो, ओढ़ने का प्रयास करते हो, परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए लगता है कि तुम अपने तलवों को इसी प्रकार नाश करोगे तो तुम किस प्रकार चल पाओगे, समाज में सरवाइव कर पाओगे। मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं, अंगुली का इशारा समझता हूं, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूं। परसाई जी कहते हैं कि मैंने अच्छी प्रकार से आपके संकेत को जान लिया कि आप किस ओर संकेत करना चाहते हैं। अच्छी प्रकार से मैं समझ चुका कि आप हिंदी साहित्य के महान लेखकों की दुर्दशा की ओर संकेत करना चाहते हैं। किस प्रकार आप पूंजीपति व्यवस्था की ओर संकेत करना चाहते हैं कि पूंजीपति व्यवस्था ऐसी है कि निर्धन को और अधिक निर्धन बनने पर मजबूर कर देती है और स्वयं और अधिक धनी से धनी और धनी होती चली जाती है। किसी भी असहाय, दुखी, परेशान व्यक्ति की सहायता ये लोग नहीं कर पाते और वो व्यक्ति और अधिक परेशान होते चले जाते हैं। आप इस ओर भी संकेत करना चाहते हो, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, मैं इस बात को भली भांति समझ रहा हूं। यहां पर लेखक ने इस तरह की बातें समझाने का प्रयास किया है, जो कि हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार थे और उन्हें व्यंग्य के द्वारा उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की और प्रेमचंद के फटे जूते में इस बात को उन्होंने पूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया। हम अगली वीडियो में इसके प्रश्नों की बात जरूर करेंगे। आप अगली वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर बने रहें और इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने का मतलब ये होता है कि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के रूप में एक आवाज ध्वनि सुनाई पड़ेगी और आप तुरंत उस लिंक पर जाकर मेरी नई वीडियो को आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको वह खबर प्राप्त होती है, लिंक के रूप में आपको प्राप्त होती है, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। आप मेरे वीडियो को इसी प्रकार प्रेम बरसाते रहें। आप सभी का धन्यवाद।